टाटा ग्रुप की ही एक और आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से था। टीसीएस और इंफोसिस एक दूसरे के राइवल्स हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, फिर भी इस अंदाज को देखिए और इससे आप समझ सकते हैं कि रतन टाटा को जीवित रहते हुए भी वही सम्मान मिला जो उन्हें मृत्यु के बाद मिल रहा है। और इसका कारण यह है कि वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थे। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद यह बात पता नहीं होगी कि जेआरडी टाटा और रतन टाटा का रिश्ता पिता और पुत्र का नहीं था। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा थे, जिनकी 2 संतानें थीं। इनमें पहले बेटे का नाम था दोराबजी टाटा और दूसरे बेटे का नाम था रतन जी टाटा। रतन जी टाटा की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी ने बॉम्बे के एक पारसी अनाथालय से एक बच्चे को गोद लिया और उसका नाम रखा उन्होंने नवल टाटा। और नवल टाटा ने 2 शादियां की थी, जिनमें पहली पत्नी से उन्हें 2 बेटे हुए, जिनमें बड़े बेटे का नाम रतन नवल टाटा था और ये वही रतन नवल टाटा थे जिन्होंने आज हम सबको अलविदा कहा है। रतन टाटा वर्ष 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन नियुक्त हुए और उनसे पहले जेआरडी टाटा, जिनका पूरा नाम जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा था, वो टाटा ग्रुप के अध्यक्ष थे। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि जेआरडी टाटा के दादा टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा की मां के भाई थे। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि रतन टाटा जेआरडी टाटा के सुपुत्र थे, वो असल में गलत सोचते हैं। रतन टाटा के पिता को जमशेद जी टाटा के बेटे रतन जी टाटा की पत्नी ने एक पारसी अनाथालय से गोद लिया था और इसके बाद रतन टाटा अपनी प्रतिभा के कारण टाटा ग्रुप में जेआरडी टाटा के बाद उनके उत्तराधिकारी बने थे। और वर्ष 1991 से 2012 के बीच 21 वर्षों तक उन्होंने टाटा ग्रुप का अध्यक्ष रहते हुए काम किया और बाद में वो ऑनरेरी चेयरमैन बन गए थे। यानी उन्होंने बहुत पहले ही अपनी इस कुर्सी को भी छोड़ दिया था। रतन टाटा प्रतिभाशाली होने के साथ साथ बहुत विनम्र थे। उनसे जो बात आप सीख सकते हैं आज, उनके बारे में जो बात खास है, जो अलग है, वो ये कि इतने बड़े पद पर रहते हुए भी, इतने सफल रहते हुए भी वो विनम्र थे। इतने बड़े उद्योगपति रहते हुए वो ईमानदार थे, अनुशासित थे और उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनकी सादगी यानी सिंप्लिसिटी थी। रतन टाटा कहते थे कि पैसे को दिमाग में नहीं बल्कि जेब में रखना चाहिए और जीवन को सादगी के साथ जीना चाहिए, क्योंकि सादगी से बड़ी कोई और पूंजी नहीं होती। रतन टाटा जब सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता तलाक के बाद अलग हो गए थे और इसके बाद रतन टाटा की पूरी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की थी। रतन टाटा ने एक बार खुद बताया था कि उस जमाने में उनकी दादी के पास एक रोल्स रॉयस कार हुआ करती थी और यह कार उन्हें हर रोज स्कूल से घर लाने के लिए स्कूल जरूर पहुंचती थी। लेकिन उस समय रतन टाटा कोई ना कोई बहाना बनाकर इस महंगी और शानदार कार से घर जाने की बजाय बाकी बच्चों की तरह पैदल अपने घर जाना पसंद करते थे और उन्हें इस कार में बैठने में बड़ी शर्म आती थी, क्योंकि उन्हें सादगी पसंद थी और उन्हें लगता था कि अगर वो इतनी महंगी गाड़ी में बैठकर स्कूल से निकलेंगे तो लोग उन्हें देखेंगे और न जाने उनके बारे में क्या सोचेंगे। और बाद में यही सादगी उनकी पहचान बन गई। आज भी जब रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, तब लोग उनकी संपत्ति की नहीं, उनके पास कितना पैसा था इस बात की नहीं, उनका नेटवर्थ कितना था इस बात की नहीं, बल्कि उनकी सादगी और उनके व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं। उनके ऊपर जो लोग भरोसा करते थे उस भरोसे की चर्चा कर रहे हैं और उनके जीवन यात्रा की चर्चा कर रहे हैं। आज जब हम रतन टाटा के जीवन की बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जीवन के किसी क्लासरूम में आ गए हैं और रतन टाटा के बारे में आप पढ़ रहे हैं और आप ये सोचेंगे कि रतन टाटा के जीवन से कितना कुछ सीखा जा सकता है। उनका पूरा की पूरा जीवन एक स्कूल के क्लासरूम की तरह है। कहते हैं कि जीवन में आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, तारीफ तो शमशान में ही होगी। और यह सच भी है, ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। जीवन में कितने भी अच्छे काम कर लें, तारीफ शमशान में ही मिलती है, तारीफ मृत्यु के बाद ही मिलती है। लेकिन जब हम रतन टाटा के जीवन को देखते हैं तो वो एक अपवाद की तरह नजर आते हैं और उनके जीवन से यह पता चलता है कि जब वो जीवित थे तब भी उनकी सिर्फ प्रशंसा होती थी और आज भी उनकी मृत्यु के बाद लोग उनकी उतनी ही तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। ये बिल्कुल अलग बात है, ये नई बात है।
ये सत्य है कि जो आया है उसे जाना भी है, और यह भी सत्य है कि इंसान इस दुनिया में मुट्ठी बांध कर आता है और खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन कुछ लोग रतन टाटा जैसे भी होते हैं जो मृत्यु के बाद भी लोगों के जहन में मिसाल बनकर जिंदा रहते हैं और हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। रतन टाटा की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो अहंकार को हमेशा अपने आप से दूर रखते थे और अपने कर्मचारियों को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। ये तस्वीरें जो अब हम आपको दिखा रहे हैं वर्ष 2021 की हैं, जब रतन टाटा पिछले 2 वर्षों से बीमार चल रहे थे। अब रतन टाटा पिछले 2 वर्षों से अपने एक पुराने कर्मचारी को देखने के लिए गए थे, जो कर्मचारी 2 साल से बीमार चल रहा था। और इस कर्मचारी को देखने के लिए वो मुंबई से पुणे गए और उन्होंने कहा कि वो घबराए नहीं और उनके साथ टाटा ग्रुप का पूरा परिवार खड़ा हुआ है। इसके अलावा यह तस्वीर वर्ष 2012 की है, जब एक कार्यक्रम में अपने कर्मचारियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए रतन टाटा कुछ इस तरह से अपने घुटनों पर बैठ गए थे। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में क्या करते? वो कहते वो सीधे खड़े रहते और उनके कर्मचारी घुटनों पर आते, लेकिन रतन टाटा खुद भी घुटनों पर बैठ गए। ये उनकी सादगी थी। और ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें आपको मिलेंगी जिनमें रतन टाटा की सादगी और उनकी विनम्रता सबको हैरान करने वाली है। और लोग कई बार उन्हें देखकर यह भी पूछ लेते थे कि क्या ये वाकई में वही रतन टाटा हैं जिनकी कंपनियों की कुल नेटवर्थ पाकिस्तान जैसे देश की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। कहते हैं सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, क्योंकि वो अपनी सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन रतन टाटा इस मामले में भी एक अपवाद थे। रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं थे, बल्कि वो आम लोगों के उद्योगपति थे, जो बिजनेस के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। टाटा ग्रुप में 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट की है, जिसका मतलब यह है कि टाटा ग्रुप के कुल मुनाफे का 66% हिस्सा आज भी टाटा ट्रस्ट को जाता है। और इस दान से देश के आम लोगों की मदद की जाती है। और आज भारत दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में भले ही 11वें स्थान पर हो, लेकिन हुरून रिसर्च के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े दान करने वाले लोगों में टाटा ग्रुप पहले स्थान पर है। जमशेद जी टाटा ने 7,60,000 रुपए का दान दिया था। 7,60,000 रुपए का दान दिया, जबकि रतन टाटा ने भी समाज के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को जारी रखा और कोविड के समय उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 1,500 करोड़ रुपए का दान दिया था। रतन टाटा मानते थे कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि पैसा दूसरों की भलाई के लिए भी होता है। और यही कारण है कि जब टाटा ग्रुप की कुल नेटवर्थ 34 लाख करोड़ की थी, तब भी रतन टाटा भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में बहुत पीछे 421वें नंबर पर थे। और इसका कारण यह है कि उन्होंने जो भी कमाया उसके एक बड़े हिस्से को उन्होंने समाज की और आम लोगों की भलाई पर खर्च कर दिया। वो कभी भी सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं आना चाहते थे, पहले 5 में नहीं आना चाहते थे, पहले 10 में नहीं आना चाहते थे। पैसा तो उनके पास भी बहुत था। आपने देखा होगा आजकल जो उद्योगपतियों की सूची आती है उसमें लोगों में बड़ी होड़ लगी होती है कि कौन सबसे अमीर उद्योगपतियों की सूची में टॉप 3 में रहेगा, कोई टॉप 5 में रहेगा, और लोग उसे बड़ा ध्यान से देखते हैं। लेकिन रतन टाटा खुद कभी इस रेस में शामिल नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह कि रतन टाटा लोगों को ऐसे लोगों के साथ जुड़कर रहते थे जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ों से जुड़कर रहता है। और इस बात को आप इस व्यक्ति की कहानी से समझ सकते हैं, जिसका नाम है विकास त्यागी। कोविड के समय जब टाटा ग्रुप की कंपनियों से कई लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था, तब इसमें विकास त्यागी की भी नौकरी चली गई। लेकिन उस समय उनकी 11 साल की बेटी ने रतन टाटा के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके उन्हें कहा कि वो उनके पिता को नौकरी से ना निकालें। और इसके बाद रतन टाटा ने विकास त्यागी के जॉब टर्मिनेशन लेटर को रद्द करवा दिया था। और आज यही बात याद करते हुए जब विकास त्यागी रतन टाटा के पार्थिव शरीर को देख रहे थे, तो उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था और उनके शब्द थे कि रतन टाटा जैसे लोग सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। कोविड के मुश्किल टाइम में
हमारी जो जॉब के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो वो फैमिली पूरा प्रॉब्लम में थी। तो मेरी बिटिया थी छोटी, उसने मुझको देखा कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, तो उसको पता था, छोटी बच्ची को भी, रतन टाटा एक ट्रस्ट है, उसको फ़ोन करूँगी तो काम बन जाएगा। तो उसने गूगल से सर्च किया रतन टाटा जी का नंबर जो एसटीडी वाला था, उस पर कॉल किया। एक बार नहीं मिला, दूसरी बार ट्राई किया, सेकंड टाइम में उन्होंने पिक करके बोला कि आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। तो भाग के मेरे पास आई और उसने बोला कि पापा आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। आप बिलीव करना, संडे के दिन 8:45 बजे सुबह को मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि विकास त्यागी, यू कैन से योर वर्ड, जो प्रॉब्लम है वो बताइए, और अगले 3 दिन में मेरे पास में अगला ऑफर आ जाता है। तो ये था टाटा, ये टाटा है। वैसे तो जब इतनी बड़ी शख्सियत की मृत्यु होती है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के रिएक्शंस आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के रिएक्शंस आते हैं, बड़े बड़े नेता अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और वो सब जाहिर अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। लेकिन रतन टाटा के बारे में उनके कर्मचारी क्या कहते थे, रतन टाटा के बारे में इस देश की आम जनता क्या कहती है, आज ये बात रतन टाटा को बाकी लोगों से अलग बनाती है। और इसीलिए हमने किसी नेता का रिएक्शन नहीं दिखाया आपको, हमने किसी दूसरे और उद्योगपतियों के बारे में बात नहीं की। हमने आपको वो बताया कि एक आम व्यक्ति जिसकी नौकरी खतरे में थी, वो रतन टाटा के बारे में क्या कहता है। रतन टाटा ने एक बार कहा था कि जीवन में इन 4 चीजों पर कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। पहला, पुराने कपड़े, क्योंकि कपड़ों से कभी यह परिभाषित नहीं होता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। दूसरा, गरीब दोस्त, क्योंकि दोस्ती में कोई स्टेटस नहीं होता, कोई गरीबी और अमीरी नहीं होती। तीसरा, बूढ़े माता पिता, क्योंकि आज आप जो भी हैं उन्हीं बूढ़े माता पिता के कारण हैं। और चौथा है सादगी, इंसान को सादगी पर कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता को दिखावे से नहीं आंका जा सकता। अगर आप चाहें तो आप भी रतन टाटा के इन 4 सिद्धांतों को अपने जीवन में आज उतार सकते हैं। रतन टाटा ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी और वर्ष 1962 में उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज में अपनी नौकरी शुरू की, और वो टाटा स्टील में शॉप फ्लोर का काम किया करते थे। और उनकी खास बात यह थी कि वो जमशेदजी टाटा के परिवार से होते हुए भी बाकी कर्मचारियों के साथ फैक्ट्री के हॉस्टल में रहते थे और उन्हीं के साथ एक आम कर्मचारी बनकर काम किया करते थे। रतन टाटा इतने प्रतिभाशाली थे कि वर्ष 1932 से 1991 तक टाटा ग्रुप का नेतृत्व करने वाले JRD टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया, और इसके बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का और जबरदस्त विस्तार किया और टाटा ग्रुप